आरएसएस को वर्तमान में समझना है तो थोड़ा बहुत उसके अतीत को जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार जी ने सितंबर 27, 1925 नागपुर में स्थापित किया। नाम तो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पर देश के लिए अभी तक 100 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया उसने। आवाम को लगती है कि वो सबसे बड़े देशभक्त संगठन है और वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट देते फिरता है। जैसे अपने डॉक्टर साहब ने बताया, चंद मीडिया है, तुम देशभक्त हो, तुम देशद्रोही हो। चंद संगठन है कि वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। बट द फैक्ट इज आरएसएस इज द मोस्ट अनपेट्रियोटिक, मोस्ट एंटी नेशनल संगठन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अगर वो इस तरह फैल रहा है, तो इस तरह बढ़ रहा है, इस तरह मजबूत हो रहा है, तो हमारी ही गलती है। क्योंकि हमने सोचा डेमोक्रेसी है, संविधान है, सबका मौका है, सबको मौका देना चाहिए करके। बट ये हमारी गलती हो गई। अगर आरएसएस को आप समझना चाहते हैं तो कृपया उनके मैगजीन ऑर्गेनाइजर पढ़िए। इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो खुद उनके हाथ का लिखा हुआ मैगजीन ऑर्गेनाइजर है, वो पढ़िए। उनके नेताओं के आर्टिकल्स पढ़िए जो उन्होंने लिखा है, उनके आत्मकथा पढ़िए जो उन्होंने लिखा है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। जो उन्होंने लिखा है जब आप पढ़ेंगे तो उनकी आलोचना आपको समझ में आएगी। उनका क्या सिद्धांत है वो समझ में आएगा। मैं उनके इतिहास पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक कुछ चीजें बताऊंगा जो शायद आपके जहन में हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले उनका इमेज जो है, जो वो देशभक्त है, वो तोड़ना जरूरी है, क्योंकि वो है नहीं। और जो भी मैं बता रहा हूं वो सब डॉक्यूमेंटेड है आरएसएस के आर्काइव में, आरएसएस के ऑफिस में मिलेगा इसको। पहला उदाहरण, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, हमारे स्वतंत्र आंदोलन में उनका कोई पात्र नहीं था, ना क्विट इंडिया मूवमेंट में, ना डांडी मार्च में, ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इनफैक्ट उनके नेता जो थे एसपी मुखर्जी, उन्होंने एक खत लिखा सर जॉन हर्बर्ट, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ बंगाल, उनको लिखा है, डिटेल्ड लिखा है लेटर कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे तबाह किया जा सकता है, हाउ टू डिस्ट्रॉय क्विट इंडिया मूवमेंट कंप्लीटली करके उन्होंने लेटर लिखा है। जब 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान ने एक आवाज में बोला कि हम तिरंगा 26 जनवरी 1930 को हम अनफोल्ड करेंगे, हम लहराएंगे, तो सब लोग मान गए थे सिवाय एक ही संगठन के। कौन सा संगठन? आरएसएस। आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार ने एक आदेश इशू करते हैं कि हम जनवरी 26 को तिरंगा नहीं लहराएंगे, हम जनवरी 21 को लहराएंगे और हर आरएसएस शाखा में लहराएंगे। कौन सा झंडा लहराएंगे? राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात भागवत ध्वजा, तिरंगा नहीं, तिरंगा नहीं, उनका ध्वज, भागवत ध्वज, आरएसएस का ध्वज। और वो ये ऑफिशियल ऑर्डर अगर आपको पढ़ना है तो हेगडेवार के एक बुक है जो पब्लिश हुआ है, पत्र रूप
व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर हेडगेवार, उनका ही पब्लिकेशन ने किया है। ये सब मेरी बातें नहीं है। और जब 1947 को जब हमको स्वतंत्रता मिली तो ये आरएसएस आउटराइटली हमारे तिरंगा को रिजेक्ट करती है, आउटराइटली हमारे तिरंगा को रिजेक्ट करती है। उनके मैगजीन ऑर्गेनाइजर में अगस्त 14, 1947 एक आर्टिकल आता है तिरंगा के बारे में। क्या बोलते हैं उसमें? द पीपल हु हैव कम टू पावर बाय द किक ऑफ फेट may give in your hands the tricolor, but it will never be respected and owned by us. Us kaun hai idhar? RSS. The word three in itself, an evil and a flag having three colors, will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to a country. क्या बोल रहे इधर? तिरंगा को ना हम मान देंगे, सम्मान देंगे, और ऐसे तिरंगा हमारे देश के लिए हानिकारक है। It is there in Organizer magazine. 52 years आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में तिरंगा नहीं लहराया, ना नागपुर में लहराया, ना झंडे वाले में लहराया। 52 years, जब 2002 में कोर्ट का ऑर्डर आया तभी लहराया था। 50 साल लगे उनको तिरंगा लहराने में, क्यों नहीं लहराया? वो सिर्फ तिरंगा नहीं, हमारे संविधान को भी नहीं मानते। इधर ही दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 150 बार रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किए हैं। जब बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान के बारे में जब डिबेट हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, तो इसी आरएसएस वालों ने 150 बार रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करके हमको संविधान नहीं चाहिए, हमारा संविधान मनुस्मृति ही रहना चाहिए करके बोले। ये इतिहास है उनका। तो जो आदमी, जो संगठन तिरंगा को रिस्पेक्ट नहीं करता, जो संगठन संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको क्या करेगा? आपको ताजुब होगा सुन के। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पे ये लोग ब्लैक डेज मनाते थे। इट्स ऑल अवेलेबल इन नागपुर। ये ना ही संविधान को रेस्पेक्ट किए, ना ही तिरंगा को रेस्पेक्ट दिए, ना ही जो लोग तिरंगा के लिए शहीद हुए उसको भी उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया। अभी भगत सिंह जी का फोटो लेके हर जगह घूम रहे ये लोग, पर जब भगत सिंह शहीद हुए थे तो क्या लिखा था उन्होंने कि ऐसे शहीद होना ठीक नहीं है। इट इज अ मार्क ऑफ फेलियर बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर जॉब। अरेस्ट होना ये फ्रीडम फाइटर्स का लक्षण नहीं है करके वो लिखे थे। अभी सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत मान सम्मान देते हैं। अभी आते वक्त मेयर शरद जब आते वक्त कर्तव्य मार्ग से गुजर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सैल्यूट का पोज आईएनए यूनिफॉर्म के साथ लगाए रखे हैं उधर कर्तव्य पथ पर, कि उधर ही दिल्ली के उधर मार्ग पे एक। जब बंगाल इलेक्शन आया तो बोस साहब के बारे में बहुत अच्छा बात की मोदी जी ने, बट जब आजादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी खड़ा कर रहे थे बोस साहब, तो इनके लीडर सावरकर क्या कर रहे थे पता है आपको? पूरा हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। वहां सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जवान ढूंढ रहे थे, आर्मी मजबूत करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ। और यहां पे सावरकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन होने के लिए चिट्ठी लिख रहे थे सब हिंदुओं को। ये इतिहास है उनका। ये लोग आरएसएस और हिंदू महासभा गांधी जी को मार दें, उनके हिसाब से गॉड से देशभक्त है। अगर गॉड से देशभक्त है तो गांधी जी क्या हुआ? गांधी जी कौन हुए फिर? देशद्रोही। उनके फोटो नोट पे क्यों छापते हैं फिर?
कैबिनेट में जब डिस्कशन होता है तो पीछे गोडसे का फोटो नहीं है, सावरकर जी का फोटो नहीं है, गांधी जी का फोटो है ना कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में। जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस ने सबका मुंह मीठा भी कराया और तिरंगा पे भी अपने पैर जमाए। They trampled on the national flag. This is recorded. And everybody agrees कि हिंदुत्व का पितामह कौन है? सावरकर, वीडी सावरकर। और इट इज अ फैक्ट दैट सावरकर जी के वजह से हिंदू महासभा और आरएसएस was in alliance with Muslim League in 1941 in more than 21 provinces. Hindu Mahasabha, which was backed by RSS, ran governments with Muslim League at a time when everybody was banned. All political parties were banned. निषेध था सब पॉलिटिकल पार्टीज पे सिवाय दो, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। क्यों बैन नहीं हुए थे? क्योंकि ये सब लोग ब्रिटिश के चमचे थे। बाबा साहेब अंबेडकर तभी बोले थे, मुझको ताजुब हो रहा है कि सावरकर जी ऐसे कर रहे हैं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का आइडियोलॉजी बहुत सिमिलर लग रहा है मुझे करके बाबा साहेब अंबेडकर बोले। देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। और वो आरएसएस वाले बाबा साहेब अंबेडकर को भी नहीं छोड़े थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब बाबा साहेब अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे तो उनको क्या बताया आरएसएस वाले ने? वो कौन बड़ा 30 मार्क नहीं है, वो एक लिलीपुट है। दे एड्रेस बाबा साहेब अंबेडकर एज लिलीपुट। ऐसे ही बात हुई थी, बी आर पाटिल साहब उस दिन असेंबली में थे कि नहीं? हमारे विरोध पक्ष के नायक बोल रहे थे कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया। तब मैं उठ के बोला उनको, हमारे विरोध पक्ष लीडर को, कि सावरकर जी ने हराया। तो उन्होंने बोला अगर यह बात है तो मैं इस्तीफा देता हूं। मैं बोला 10 मिनट दो मुझे, मैं प्रूव करता हूं कि सावरकर ने बाबा साहेब अंबेडकर को हराया करके। 10 मिनट में वो तो मेरे फोन पे था, एक प्रिंट आउट लेकर आया। कौन सा? एक खत था मेरे पास। जनवरी 18, 1952 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कमलकांत को, अपने दोस्त को लिखते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन पक्का मिला है कि सावरकर का हाथ है मेरे इलेक्शन के हार में करके। तो वो मैंने दिखाया। तो पूरा हाउस, ये सब प्रियंका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है करके बोले, फोटो एडिटिंग है करके बोले, हाउस अर्जन करा दिया। आप ये पता कीजिए कि वीर सावरकर को वीर का टाइटल कौन दिया? उससे पहले यही सावरकर जी ने क्या बताया था बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में? जब बाबा साहेब अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे, 5 लाख लोग इकट्ठे होके धम्म दीक्षा लिए। तब केसरी केसरी मैगजीन में सावरकर जी एक आर्टिकल लिखते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में। क्या करके कि बाबा साहेब अंबेडकर सोचते हैं कि अगर वो एक कुछ लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने से हिंदू समाज को फर्क पड़ेगा, तो ये कुछ नहीं होगा। भगवान बुद्ध को हमने नहीं छोड़ा तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस शाख का पत्ता है करके बोलते हैं। दिस इज व्हाट दे, इट इज ऑल रिकॉर्डेड। समग्र सावरकर राइटिंग्स वॉल्यूम 9 मराठी में देख लीजिए। पेज नंबर भूल गया, वरना वो भी बोल देता मैं। यही सावरकर को वीर बना दिया। ये इनका एक टैक्टिक है। 100 बार एक ही झूठ बोलने से लोग सच समझने लगते हैं। यहां पे कितने लोग जानते हैं कि वीर का जो टाइटल मिला है सावरकर जी को, वो खुद लोगों ने नहीं दिया, खुद समर्पण है, आत्मनिर्भर हो गए वो। नेताजी
बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाइटल किसने दिया पता है? गांधी जी को महात्मा कौन बुलाया पता है? बट वीर सावरकर को वीर कौन बुलाया? खुद उसने बुलाया। कोई उसको टाइटल नहीं मिला उसको, उनको। और ये बात बोलते हैं कि बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, आरएसएस देशभक्ति का क्या है वो इंस्पिरेशन है, जो भी स्फूर्ति मिलती है उनसे मिलती है। अरे भाई, काला पानी में सजा हुआ, आप एक ही को हुआ था क्या? 33 years द सेल्युलर जेल काला पानी वॉज फंक्शनल। उसमें कितने थे? 698 सेल्स। 698 सेल्स में 33 years में 80,000 प्रिजनर्स वेर देयर। 80,000 प्रिजनर्स। माफीनामा कितने लोग लिखे? एक 8-10 लोग लिखे। उसमें से सबसे ज्यादा किसने लिखे? वीर सावरकर और उनका भाई। आई थिंक इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम। 6 बार खुद लिखे, 1 बार अपने बीवी से लिखा है, उनके धर्मपत्नी से लिखा है। तो मेरा यही पूछना है कि तुम देशभक्त हो तो तुम माफीनामा क्यों लिखे? भगत सिंह लिखे थे क्या माफीनामा? उधम सिंह लिखे माफीनामा? तुम क्यों लिखे 6 बार? 1 बार अपने 7 बार, 1 बार अपनी धर्मपत्नी को भी लिखवा दिए। और आपको और भी ताजुब होगा सुन के, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है यहां, सावरकर वुड टेक पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। पेंशन मिलता था 60 रुपए उनको, फ्रॉम August 1, 1929 टिल 1947। 60 रुपए पेंशन मिलता था। एक बार क्या करते हैं सावरकर जी, लेटर लिखते हैं डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि मुझे पेंशन इंक्रीज करो। डीसी वापस चिट्ठी लगता है सावरकर जी को कि भाई आपका तो 60 रुपीज है, मेरा पगार 53 है, तो जो मिल रहा है उसी से रहो। ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। अभी पहले जब भी बात कर रहे तो इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, जब भी कोई बहस हो तो पाकिस्तान आ जाता है। ये 2 नेशन थियरी was first proposed by whom? It was proposed by वीर सावरकर। हिंदू महासभा एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व करके सावरकर जी ने एक बुक लिखा है, उसमें साफ साफ 2 नेशन थियरी का जिक्र किया गया है। और हिंदू महासभा ने 1937 में यह रेजोल्यूशन पास किया, 3 साल पहले। किससे पहले? मुस्लिम लीग से पहले, जिन्ना जी से पहले इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। उसको लेके मुस्लिम लीग ने बोला कि हाँ भाई ये ठीक रेजोल्यूशन है, हमारा बंटवारा होने दीजिए करके। दिस इज देयर हिस्ट्री। सावरकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिंदुत्व। अभी तो यूपी में, मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में गौ माता की चर्चा होती है। गौ रक्षक पैदा हो गए, काम वाम तो कुछ करते नहीं है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया करके बोलते हैं, पर किसी को काम नहीं है, तो सब लोग गौ रक्षक बन जाते हैं, धर्म रक्षक बन जाते हैं। सावरकर जी ने बहुत क्लियरली बताया था कि गौ हमारी माता नहीं हो सकती है। उन्होंने बोला, इफ अ काउ is a mother to anyone, it is the bullocks, not of Hindus. If Hindutva is to sustain itself on cow's legs, it will come crashing down at the slightest hint of crisis. वो बोलते हैं कि अगर गाय को हम हिंदुत्व का आइकन बनाएंगे, मैस्कॉट बनाएंगे, तो नहीं चलेगा। हमारा सिंबल जो है हिंदुत्व का, उग्र नरसिम्हा रहना चाहिए। नरसिम्हा शुड बी द सिंबल, नॉट द काउ करके सावरकर जी ने बताया था। बहुत क्लियरली बोला था कि द एंटायर हिंदू नेशन कैन नॉट बिकम डोसाइल लाइक द काउ। दिस इज अ फैक्ट। ये उनकी लेखना है, मेरी नहीं। बहुत से ऐसे घटना है जिससे साफ पता चलता है कि आरएसएस कंप्लीटली देशद्रोह का काम कर रहे थे। आपको पता नहीं है कि उन्होंने नेपाल के राजा को भी
हिंदुस्तान का राजा बनाने की कोशिश किया है। इट्स अ फैक्ट, उनके खुद के एसेंशियल राइटिंग्स में है। तो ये इतिहास क्यों बोल रहा था? क्योंकि जो देशभक्ति के नाम पे आज हमारे युवाओं को भटका रहा है, जो राजनीति कर रहा है, वो असल में सबसे बड़े देशद्रोही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रियंक खड़गे नहीं कह रहा है, ये BR पाटिल जी नहीं कह रहे हैं, ये खुद उनके मैगजीन में है, खुद उनके किताबों में है। मेरा सिर्फ इतना है, वर्तमान में RSS सबके बारे में अपनी राय देता है, अपने विदेशी नीति पे देता है, अपनी आर्थिक व्यवस्था पे देता है, घर कैसा चलाना वो भी दिया कल, हमारा घर कैसा चलना वो भी देते हैं, पाकिस्तान के साथ हम बातचीत जारी रखना है करके हमको एडवाइस देते हैं, ये अपना देश कैसा चलाना बताते हैं, और बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, पॉलिटिकल नहीं है करके बोलते हैं। अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, RSS ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जब सेकेंड टाइम बैन हुए थे तो इंदिरा गांधी जी को तो उससे पहले शायद एक कॉन्स्टिट्यूशन RSS का संविधान दिया था। उनके संविधान में लिखा है, द संघ एज सच हैज नो पॉलिटिक्स एंड इज डिवोटेड टू प्योरली कल्चरल वर्क, नो पॉलिटिक्स एंड इज डिवोटेड टू प्योरली कल्चरल वर्क। तो देश का प्रधानमंत्री क्यों वो चूज कर रहे हैं? बीजेपी भाजपा का राष्ट्रीय नेता क्यों वो चूज कर रहे हैं? जब भी कोई आपत्ति आती है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नागपुर भागते हैं? दे आर सेइंग दे आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, बट फिर भी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि बीजेपी को अच्छे दिन आए हैं। अभी हाल ही में दिया, 1 महीने में, हमारी वजह से, RSS की वजह से भाजपा को अच्छे दिन आए हैं। और जैसे बलजी बता रहे थे, आई शुड कंग्रेचुलेट Caravan magazine sir as well as you on behalf of everybody and personally I think what you have done is a phenomenal job. इनका एक विचार परिवार है, खुद कुछ नहीं करते, आपसे करवाते हैं। एक विचार परिवार है और इस विचार परिवार में हजारों संगठन है। और ये इंफॉर्मेशन जाके बीजेपी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज देखिए या ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स देखिए। जब RSS के 100 साल हुए तो RSS के संगठन यानी उनके विचार परिवार का पूरा डिटेल्स दिए थे। पॉलिटिक्स में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। मीडिया आउटरीच में कौन है? ऑर्गेनाइजर और पंचजन्या है। किसानों के बीच कौन है? भारतीय किसान संघ है। कार्मिकों के यानी लेबर के बीच कौन है? भारतीय मजदूर संघ है। वर्ल्ड वाइड आउटरीच जिसने बल साहब अभी बात किया, उनके लिए कौन है? हिंदू स्वयं सेवक संघ है। ये पूरे कल्चरल और धार्मिक कार्य मोबिलाइजेशन कौन करता है? विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद पता है ना आपको? अभी जो चंदा चोरी हुआ है चंपक राय, 3 लोग हैं पूरे विश्व हिंदू परिषद के हैं और वही बोल रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद RSS का विचार परिवार है। का स्थापन कौन किया? RSS। क्यों? गोवलकर जी ने किया है। VHP का फाउंडर इस गोवलकर जी। तो हमको कैसा पता कि राम मंदिर में उनका हाथ नहीं है? कितना पैसा गया, कितना ईंट है, वो क्या बोलते हैं उसको, सोने की ईंट दिए थे, कहाँ है? मोस्टली बल साहब झंडे वाला में रहेगा, थोड़ा ढूंढिए मिलेगा शायद। तो उनका रिलीजियस कल्चरल मोबिलाइजेशन VHP करता है। उनका लीगल, वी हैव सम ऑफ माय यंग लॉ फ्रेंड्स हियर, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद करता है। परिसर का जो भी इशू आता है तो पर्यावरण संस्करण गतिविधि करता है। आरोग्य के लिए, स्वस्थ के लिए और विज्ञान के लिए आरोग्य भारती है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विज्ञान भारती है। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए स्वदेशी जागरण मंच है, सहकार भारती है, लघु उद्योग भारती है। जो कंज्यूमर्स है उनके लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है। जब भी कोई आपत्ति आती है, कम्युनिटी सर्विस के लिए सेवा भारती है। एजुकेशन के लिए विद्या भारती और एकल विद्यालय है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी अखिल भारतीय विद्या परिषद, अखिल भारतीय राष्ट्रीय
है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति, यूथ कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए विवेकानंद केंद्र है, हमारे आदिवासी भाई लोगों के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है। मेरा यही कहना है कि इतना बड़ा परिवार है आपका भाई, थोड़ा तो रजिस्टर कर लो, पता करेंगे कि कौन क्या कर रहा है करके। जब इतने परिवार के मेंबर्स है, सब लोग अकाउंटेबल रहना चाहिए ना, कि आपको पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है आपको पैसा। आप इतने संगठन चलाते हैं, आपका खुद का एनजीओ रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, फैमिली ट्रस्ट रहेगा, आप सब लोग रजिस्टर करते हैं ना। रजिस्टर करके जो पैसा आपको आता है वो बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ दक्षिण भारत में जब भी गणेश उत्सव रहता है तो हर गली में एक गणेश पंडाल लगता है। जब गणेश पंडाल लगता है तो बच्चे आते हैं, ये 15 साल के 16 साल के, सर एक थोड़ा डोनेशन दीजिए। वो भी एक पर्ची दे के जाते हैं, 20 रुपए दो तो भी एक पर्ची काट के देते हैं, 100 रुपए दो तो भी एक पर्ची काट के देते हैं। वो हालांकि आईटी को नहीं देते, बट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तुमको देते हैं ना। बट इनका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वो बोलते हैं कि ये गुरु दक्षिणा है, हमको लिफाफे में बंद मिलता है, कौन कितना दे रहा है पता नहीं चलता है, गुरु दक्षिणा है। तो आप भी गुरु दक्षिणा ले सकते हैं ना, आप क्यों आईटी भरते हो? गुरु दक्षिणा क्या है? उनका गुरु कौन है? ध्वज, भगवा ध्वज। तो गुरु के नाम पे, ध्वज के नाम पे क्या मैं पैसे ले सकता हूं? आप जिक्र कर रहे थे डीएसएस का सब, तो डीएसएस बाबा साहेब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो नीली ध्वज मैं अपना गुरु मान के क्या मैं आपसे पैसे चंदा इकट्ठा कर सकता हूं? कल नेक्स्ट डे ही हमको आईटीईटी का नोटिस मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हो भाई, दक्षिणा मिल रहा है, ले लो, रजिस्ट्रेशन करके ले लो, हमको पता चले कि कौन दे रहा, कितना आ रहा है और वो कहां पर खर्च कर रहे हैं आप। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि एज पर नॉट होम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उनके खुद के रिपोर्ट के तहत थ्रू आउट द कंट्री 88,000 शाखास चलाते हैं, 88,000 शाखास in 55,000 locations, 55,000 लोकेशन विथ crores ऑफ स्वयं सेवक, करोड़ों के तादाद में स्वयं सेवक है। तो एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप 90,000 शाखाएं चला रहे तो कहाँ चला रहे, कौन इसके मेंबर्स है, पैसे कहाँ आ रहे हैं इसके लिए। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2025-26 रिलीज बाय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, इट्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आरएसएस, उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्या बोलते हैं, उनके रिपोर्ट के तहत कर्नाटका में 4,127 डेली शाखास चलते हैं, 4,127, 1,389 वीकली मिलन्स होते हैं एंड 60 मंडली, 60 मंडली मंथली बैठते हैं। और वही बताते हैं कि हमने पिछले साल 2,195 समाजोत्सव किए हैं, जिनमें करीब 20 लाख लोग जमा हुए हैं कर्नाटका में। हमने करीब 600 पथ संचलन यानी कि मार्चेस किया है कर्नाटका में, जिनमें क्लोज टू 2.21 लाख पीपल विथ यूनिफॉर्म, जो समवस्त्र बोलते हैं, गणवेश बोलते हैं, उसको लगा के, लाठी उसको पहन के, लाठी लेके उन्होंने मार्च किया है ऑलमोस्ट 600। तो इतना वास्ट डिसिप्लिन्ड वे में मोबिलाइजेशन हो रहा है। 20 लाख लोग अगर जमा हो रहे हैं मेरे राज्य में, और होम डिपार्टमेंट उनको सुरक्षा दे रही है, रक्षा दे रही है, उनके मार्च, जब मार्च पास कर रहे हैं, मार्च रूट में बंदोबस्त हम कर रहे हैं, तो मैं होम मिनिस्टर पूछा उनको, भाई मैं ये सब कर रहा हूं, तुम लोग हो कौन, वो तो बता दो मुझे। उनका लेटर लिखने का अंदाज आप देखिए, उनको लगता है कि
सरकार उनका नौकर है। मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके बोले कि भाई हम रूट मार्च कर रहे हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस दिन कर रहे हैं और इसके लिए आप बंदो, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है मैडम, नॉट परमिशन, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो मैंने देखा, बोला भाई अरे ये तो ठीक बात नहीं है, हम आपके घर के नौकर नहीं है सरकार। अगर आपको मार्च करना है तो मैं अलाउ करूंगा, परमिशन मांगो, मैं सोचूंगा अगर उस दिन कर सकते नहीं कर सकते, कि उस दिन दूसरा कोई कार्यक्रम है क्या पब्लिक का, देयर शुड बी नो पब्लिक इनकन्वीनियंस, देयर शुड बी नो लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो आरएसएस बोले हम परमिशन नहीं मानेंगे, कोर्ट को गए। तो चलो मैंने अभी इनके पास सावरकर है, हमारे पास अंबेडकर है। तो हमने चलो मैं देखेंगे क्या होता है। जो मार्च, जो पथसंचलन 5000 लोगों के साथ होना था, 3 महीने बाद मैंने कराया 300 लोगों के, और वो 300 लोग जो है उनका नाम, पता, वो कहां से आ रहे, क्या कर रहे, वो सब लिखना था, और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई रेडी नहीं था। बीआर पाटिल साहब को सब पता है, क्योंकि जब आप, अगर आपके घर पे शादी हो रही है तो आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं खाना वाने के लिए, तो आपको जाके लोकल पुलिस स्टेशन में परमिशन लेना पड़ेगा ना, हमारे घर में शादी है, मैं इसके जिम्मेदार लेता हूं, अगर कुछ हुआ तो 2-3 लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो इनको जिम्मेदारी, इनको कुछ भी हो तो ये जिम्मेदार रहेंगे करके अब देना पड़ता है। ये बोले नहीं देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम भी परमिशन नहीं देंगे बोला। तो आफ्टर 3 months वी गॉट इट डन। नाउ मेरा इतना ही है कि आप डरते क्यों हैं जिम्मेदारी लेने से, अकाउंटेबिलिटी से डरते क्यों हैं। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हम रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा शाखा, वो खुद बोले हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, उन्होंने एक संदर्शन में बोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि हर एक शाखा इज अ लोकल इकोनॉमिक यूनिट, एंड गवर्नमेंट को हम अकाउंट्स नहीं देते, पर हमारी जिम्मेदारी है, हम बहुत उत्तम नागरिक हैं, हम देशभक्त हैं, तो इसीलिए बहुत प्रोफेशनली हम अपना ऑडिट करते हैं, और सरकार जब मांगेगी तो हम देंगे। तो मैंने मांगा, अभी नहीं दे रहे हैं। तो वो खुद बोल रहे हैं कि एक शाखा एक लोकल इकोनॉमिक यूनिट है। जिस देश में एक सफाई कर्मचारी को भी अगर कुछ सरकार से सहूलत मिलना चाहिए या तो कुछ करना है, किसी के घर में काम करना चाहिए तो रजिस्टर होना पड़ता है, बट आरएसएस को रजिस्ट्रेशन नहीं होना पड़ता है, वो क्यों नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि लाल किले में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने बोला कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अगर विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है तो दर्पण डायरेक्टरी में क्यों रजिस्टर नहीं है। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो दर्पण डायरेक्टरी में आप रजिस्टर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, एफसीआर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जैसे बाल साहब ने बताया। उनका क्यों नहीं किया है। उनका ग्लोबल नेटवर्क, उनका विश्व का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। 2502 ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अक्रॉस 38 कंट्रीज। जो बाल साहब बोल रहे थे ना, कैरावन मैगजीन ने इन्वेस्टिगेशन किया, अक्रॉस 38 कंट्रीज 2502 संघ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। झंडेवाला में उनके ऑफिस के बाहर 150 करोड़ का बिल्डिंग है, 150 करोड़ 5 स्टार होटल की तरह दिखता है। कहां से आए भाई पैसे। और सुनने में आया है उसके उनके साइट के बगल में पार्किंग नहीं था। वो पार्किंग के जगह में, वो साइट में एक बहुत पुराना 1000 साल की 600 साल का मंदिर था। मंदिर भी तोड़ दिया, पार्किंग बना दिए, एक केस लेने को तैयार नहीं। अभी मुगलों को भी जरूरत नहीं, ये खुद कर रहे हैं। उनके ऑफिस के ठीक बगल में आपको आश्चर्य होगा कि यही आरएसएस जो झोला पहन के, खाकी पैंट पहन के घूमता रहता है, अमेरिका में स्क्वायर पैटर्न बॉक्स करके एक लॉबी फर्म को हायर किया एट द कॉस्ट ऑफ $330,000,
और आपको सुन के और हैरानी होगी, ये स्क्वायर पैटर्न बॉक्स जो लॉबी कर रहा है आरएसएस के लिए अमेरिका गवर्नमेंट के साथ, वो पाकिस्तान के लिए भी लॉबी कर रहा है। तो आप ही बोलिए भाई, जो अमेरिका में जाके लॉबी कर रहा है, पाकिस्तान के लॉबीज के साथ जब लॉबी कर रहा है, तो उनका परिचय आवाम को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोहन भागवत जी बोलते हैं कि नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, वी आर अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हमारे बेंगलोर में बहुत पुराना एक क्लब है, बैंगलोर क्लब करके। प्रशांत भूषण साहब, यू हैव सीन इट आई गेस। इवन दैट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने भी केस लगाया था कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी पे, उनका नहीं चला। अभी भी बोल रहे हैं कि मोहन भागवत जी हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वो तो कोई और पिछले 30 साल पुराना केस है। वो जो अभी जो न्यू आईटी लॉज के तहत है, सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सरकार के ओएनजीसी कॉरपोरेशन से उनको 600 करोड़ मिले, शायद 600 करोड़ मिले उनको। 600 so close to 700 crores, 700 करोड़ सरकार ने उनको दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं संगठित रूप से, तो रजिस्ट्रेशन तो बनता ही उनको। जिस राष्ट्र में, जिस देश में हम लोग भगवान राम का हिसाब मांग रहे हैं, जो राम के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनका हिसाब क्यों नहीं मांग सकते हम? सच में मोदी जी का सपना साकार हो गया। भारत वाकई आत्मनिर्भर बन गया। पहले मंदिर हम बनाते थे, बाहर के लोग अफगानिस्तान से या कहीं और से आके हम मंदिर लूटते थे, अभी आरएसएस ही लूट रहे इधर। सो आत्मनिर्भर भारत इधर ही हो गया इनका। मंदिर भी खुद बनाओ, लूटो भी आप ही। तो ऐसे संगठन को, जैसे मैंने बताया चंपक राय फ्रॉम चंदा चोरी एपिसोड, shouldn't we know who they are, why they are, where they are getting their money from? एक आंदोलन बता दीजिए जहां पे आरएसएस आवाम के साथ खड़ा हो। अभी परसों इतना बड़ा आंदोलन चला जंतर मंतर में, क्या एक आरएसएस वाला भी बात किया उसके बारे में? उनको विद्या, बच्चों को विद्या नहीं दिए तो जाके आरएसएस शाखा में पढ़ेंगे ना, इसीलिए उनको इंटरेस्ट नहीं था। बताइए, एक आंदोलन बताइए। इधर 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, इधर ही दिल्ली के बाहर, तब आवाज उठाई उन्होंने। एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए जिसने आरएसएस इशू उठाया है, लॉजिकल एंड को लेकर जाया। सिर्फ ज्ञान बांटते फिरते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं हैं। और इस सिद्धांत में इतना चैन और सुकून है, और इस सिद्धांत इतना अच्छा है, तो बीजेपी के परिवार वो लोग क्यों नहीं है इसमें? बीजेपी के नेता के बेटे आरएसएस में क्यों नहीं है भाई? एक ऐसा तस्वीर दिखा दीजिए जो हमारे यूनियन कैबिनेट में मंत्री है, उनका बेटा गणवेश पहन के लाठी लेके पथ संचलन कर रहा है, मार्च कर रहा है। शो मी वन हु इज अ कंप्लीट स्वयं सेवक। एक भी बीजेपी का नेता नहीं है, ना दिल्ली में है ना कन्याकुमारी में है। ये सब गरीबों के बच्चों के लिए है। ये धर्म रक्षण, गौ रक्षण, कितने बीजेपी के परिवार वाले गौशाला पालते हैं, गौशाला में है। कितने बीजेपी के बेटे रोज उठ के गौमूत्र पीते हैं। कितने गौरक्षक है, कितने धर्म रक्षक है बताइए? हार्ली डेविडसन चलाते हैं, वो कौन सा तो एलवी का बेल्ट शूज पहनते हैं, और गरीब के बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, गौरक्षक बना देते हैं। इनके बेटे नहीं है, कोई भी शाखा में नहीं जाता है, बट भाषण तो आरएसएस के जैसे शाखा में ही पैदा हुए देते हैं ये लोग। इसलिए मैं इतना ही बोल रहा हूं कि अगर मेरे राज्य में
क्योंकि मैं गृह मंत्री तो अभी सिर्फ कर्नाटका का हूं। हिंदुस्तान में इनको तो ये करना है तो अगली बार कांग्रेस आना है, तब सिफारिश कीजिए तब करेंगे। अगर कर्नाटका में इनको चैन से अपना काम करना चाहिए तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के तहत, कर्नाटका के कानून के तहत उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। आज या कल होगा। 4 अभी 5 अभी तो सिर्फ 5 वीक हो गए, 5 वीक्स अब, कि हमने एक लेटर लिखा था मोहन भागवत जी को। मुझे पता है वो उत्तर नहीं देंगे क्योंकि उनके जहन में हो भाग जाना, जिम्मेदारी ना लेना। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, जैसे हर एक नागरिक देता है, देना पड़ेगा। कर्नाटका में अगर उनको काम करना है तो कानूनी तौर पे करना पड़ेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अगले 2-3 महीने में वो भी करा के दिखाऊंगा आपको। हाँ, हालांकि एक और चीज है कि हमेशा कोर्ट को दौड़ जाते हैं, वही थोड़ा मुश्किल है, बट उसका भी इट इज वेरी वेरी क्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन माई साइड, एंड इफ such organizations intend to function without any regulation in my government, in my state, I will not allow that. Yes, there might be some loopholes there might be some legal loopholes, we will set it right. मैं कौन हूं? I am a legislator, MLA हूं. My job is to legislate. If I don't have a legislation, I will bring one legislation. That is the beauty of our constitution. And we will ensure that they function within that thing. तो इसलिए ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि ये आरएसएस जो संगठन है, अगर हमको हमारा संविधान बचाना है, हमारे जेन अल्फा को बचाना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, कानूनी तौर पे हटाना पड़ेगा। अगर रहना है तो रहो, कानून के अंडर रहो भाई। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हमारा तुम्हारा आइडियोलॉजी सेपरेट रहेगा, फिलॉसफी सेपरेट रहेगा, बट इवन एन एथिस्ट हैज अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जब आ रहे थे, मैं शरद जी को बता रहा था, हमारे एमएलए जो बेंगलोर से है, वो बड़ा पोस्टर देखा मैंने, 100 years ऑफ कम्युनिज्म, ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो शरद जी को बताया था कि हमारा एक ही लोकतंत्र ऐसा है जहां पे सेक्युलर पार्टी भी डेमोक्रेटिकली वोटेड रहता है, कम्युनल पार्टी भी वोट लेके जीत सकता है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी वोट लेके जीत सकता है। नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो दिस ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड. यू हैव टू एंश्योर दैट आरएसएस कम्स अंडर इट. यू सर्वाइव. वो क्यों बोलते हैं इतना मेज ठोक के बैन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं है, तो बैन क्या करेंगे? उतना अकल तो है मेरे में। आप रजिस्टर करो भाई, अगर आपने कुछ किया तो बैन करूंगा, पहले तो रजिस्टर हो जाओ। वो कानून के दायरे में ही नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी आखिरी बात आप समझ लीजिए, जो देशभक्त है वो जंग को गए, जो देशद्रोही है वो संघ को गए। ये बात रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहां आके अपनी बात रखने का मौका दिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।